गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं संजीत और मैं आप सबों का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल संजीत WWTC पे। बच्चों, आज के क्लास में हम लोग क्लास 10 ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस चैप्टर के बारे में मैं एक और वीडियो बना चुका हूं, पार्ट 1, जिसमें विभिन्न प्रकार के रिसोर्सेज के बारे में बात किया हूं और साथ ही साथ जलोढ़ मृदा के बारे में भी मैं बात कर चुका हूं। आज मैं इसी चैप्टर को आगे लेकर बढ़ते हुए आज के क्लास में हम लोग काली मिट्टी, लाल पीली मिट्टी और लेटेराइट मिट्टी के बारे में बात करेंगे। तो आई होप आप सभी हमारे चैनल को से जुड़ चुके होंगे, और यदि कोई बच्चे हमारे चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आपसे अनुरोध होगा कि कृपया आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको कंटेंट अच्छा लगता हो तो आप अपने दोस्तों के साथ भी इसको बेझिझक इसको शेयर करें। इसी आशा और उम्मीद के साथ बच्चों आज की क्लास को मैं प्रारंभ करता हूं। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है कि काली मिट्टी। कि काली मिट्टी क्या है, काली मिट्टी का निर्माण क्या होता है, आखिर इसका रंग जो होता है वो काली क्यों होती है, किन फसलों के लिए यह सबसे बेहतरीन मानी जाती है। इन सभी सवालों का जवाब जो है हम लोग आज के इस क्लास में प्राप्त करेंगे, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सबों को ये क्लास जो है वो बहुत ही पसंद आएगा, क्योंकि मैं आपके हर एक छोटी छोटी ज़रूरत का इस क्लास में ध्यान रखा हूं। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर काली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो आखिर कैसे होता है। तो आप देख पा रहे होंगे कि काली मिट्टी का निर्माण ज्वालामुखी के लावा से बने बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। यानी कि जिस समय वोल्केनो निकलती है, यानी ज्वालामुखी का विस्फोट होता है, तो उससे जो तरल मैग्मा निकलती है, लिक्विड मैग्मा का जो बाहर आउटसाइड निकलती है, और वही जब बाहर आने के बाद कुछ समय के बाद जब वो ठंडा होके जब जम जाता है, तो उससे जो चट्टान बनता है वो कौन सा चट्टान होता है, तो बेसाल चट्टान का निर्माण होता है। बच्चों, स्क्रीन पे आप लोग देख रहे होंगे ऊपर के स्लाइड में कि ये जो चट्टान आपको दिख रहा है ये आपका बेसाल चट्टान है, और इसका सामान्यतः रंग भी हम लोग कैसा देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर का है। ये चट्टान देखेंगे, है ना, ये चट्टान जो है वो बेसाल चट्टान है, और इसका रंग भी जो है वो कैसा है, बिल्कुल काला है। और ये ज्वालामुखी का प्रस्फुटन हो रहा है, यानी ज्वालामुखी का उद्गार हो रहा है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, है ना। और ये जो लिक्विड ब्लैक कलर का आप देख रहे हैं कि पूरा फ्लो हो रहा है, यही आपका तरल मैग्मा है ना। और यही जब बाहर आने के बाद ठंडा हो जाता है तो क्या बन जाता है, बेसाल चट्टान बनता है, और इसी बेसाल चट्टान से हमारी काली मृदा का निर्माण होता है, यानी कि ब्लैक सॉइल का निर्माण होता है। ठीक है, तो अब आपको कम से कम ये बातें समझ में आ गई होगी कि आखिर ब्लैक सॉइल का निर्माण जो है वो कैसे होता है। तो सामान्य सी बात है कि ब्लैक सॉइल का निर्माण जो है वो बेसाल चट्टानों के टूटने फूटने से होता है। पहला चीज हम लोग ये समझ गए। ठीक है, अब इसमें जानेंगे हम लोग कि इसमें किन खनिजों की प्रचुरता होती है, कौन कौन से मिनरल्स इसमें पाए जाते हैं। तो सामान्यतः इसमें फेरस एवं मैग्नीशियम के टेट्राफेरस पाए जाते हैं। यदि आप केमिस्ट्री पढ़ते होंगे तो आप इन सारी चीज़ों से परिचित होंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है नोट्स में, है ना, कि इस मिट्टी में फेरस एवं मैग्नीशियम का टेट्राफेरस पाया जाता है, जिसकी वजह से इसका रंग जो होता है बच्चों काला होता है, यानी कि ब्लैक होता है। तो सामान्य सी बातें हैं, हम लोगों ने ये दो चीजें अभी इस स्लाइड में समझ चुके हैं कि ब्लैक सॉइल का निर्माण जो है वो बेसाल चट्टान से हो रही है। बेसाल चट्टान का निर्माण कैसे होता है इस चीज को भी हम लोगों ने देख लिया। और इस सॉइल में ऐसा क्या पाई जाती है, इस मिट्टी में ऐसी कौन सी चीजें पाई जाती है जो इसके कलर का कंपोजिशन में हेल्पफुल होता है, जो इसके कलर को फॉर्मेशन में हेल्प करती है, यानी इसके कलर को निर्माण करती है। तो सामान्य सी बात है कि फेरस और मैग्नीशियम का टेट्राफेरस पाया जाता है। इज इट क्लियर?
ठीक है। कुछ बच्चों का यहाँ पे थोड़ा सा मैं कुछ सवाल देख रहा था कि उनको लग रहा कि नोट्स के बारे में, है ना। तो हालांकि मैं स्लाइड्स में भी बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता हूं, और इसके बावजूद भी यदि किन्हीं बच्चे को संबंधित वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो बिल्कुल आप फ्री ऑफ कॉस्ट में आप मुझसे संपर्क कर सकते हो। और इस क्लास के में मैं अपना व्हाट्सएप नंबर भी शेयर किया हूं, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे। आप मेरे से इस नंबर पे कांटेक्ट करके किसी भी क्लास के आप अपने पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं, जो बिल्कुल कैसा होगा, फ्री होगा। इसमें किसी भी प्रकार की आपको संकोच सोचने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, चलिए क्लास को फिर से कंटिन्यू करते हैं। आइए, कह रहा है कि इस मिट्टी में जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो सबसे अधिक होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कि ब्लैक सॉइल में जल धारण करने की, ये मतलब कि वाटर को होल्ड करके रखने की जो कैपेसिटी होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पे एक और रोचक तथ्य मैं आप लोगों को बतला दूं कि गर्मी के दिनों में सामान्यतः ब्लैक सॉइल जिस क्षेत्र में पाई जाती है, जिन खेतों में ब्लैक सॉइल होती है, वहाँ पर मिट्टी में बड़े बड़े गहरे दरार पाए जाते हैं। यानी दरार पाए जाते हैं, यानी कि फट फट जाता है मिट्टी खेत का, और उसमें क्या चली जाती है, हवा प्रवेश कर जाती है। और जब मॉनसून के समय बारिश होती है तो ये मिट्टी जो है ना एकदम चिपचिपी हो जाती है। और दूसरी चीज की अभी हम लोगों ने जाना कि जल धारण करने की क्षमता जो होती है वो बहुत ज्यादा होती है। जैसे बलुई मिट्टी वगैरह होती है तो उसमें पानी पड़ा भी तो पानी तुरंत सूख गया, लेकिन इसमें पानी का नमी जो रहता है ना वो बहुत लंबे समय तक रहती है, और इसी वजह से वो मिट्टी पूरा चिपचिपा हो जाता है। इसीलिए सामान्यतः जिन खेतों में ब्लैक सॉइल पाए जाते हैं वहां पे जुताई का कार्य जो होता है, खेत फील्ड के प्लगिंग करने का जो काम होता है वो मॉनसून के पहले कर दिया जाता है ताकि सुविधा हो सके, है ना। और इसे कपास की खेती के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है। समझ गए? यानी ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट किस फसल के प्रोडक्शन के लिए है बच्चों? तो कपास की खेती के लिए। इसीलिए इसको काली कपासी मिट्टी भी कहते हैं। यानी काली मिट्टी है, और कौन से फसल के लिए सबसे बेहतर मानी जाती है? तो कपास की खेती के लिए। इसी वजह से इसका नाम ही है काली कपासी मिट्टी। कुछ क्षेत्रों में इसे रेगर मिट्टी के नाम से भी जाना जाता है, रेगर या रेगुर। कहीं कहीं आप लोग इसे रेगुर भी देख पा रहे होंगे, और कहीं कहीं बुक में रेगर भी देखेंगे, तो ये कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, साथ ही साथ भारत में जो ब्लैक मिट्टी पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है, इसकी तुलना जो है ना वो विश्व में पाई जाने वाली एक इसी प्रकार की मृदा है, एक इसी प्रकार की सॉइल है जिसे चर्नोजम कहते हैं, है ना। देखेंगे आप स्क्रीन पे मैं लिखा हुआ कि इसकी तुलना विश्व में पाई जाने वाली चर्नोजम मृदा से की जाती है। तो आई होप जो है आप समझ सकते हो। आप ये जो इमेज यहाँ पे स्लाइड में देख रहे हैं ये कपास का पौधा है, और ये कपास का ये आप देख रहे होंगे कि कॉटन से लगे हुए हैं। आप गुजरात महाराष्ट्र के क्षेत्र में चले जाओगे तो आपको विस्तृत भूभाग पे, लंबे भूभाग पे आपको इस प्रकार की खेती मिलेगी। तो क्योंकि इन क्षेत्रों में काली मृदा प्रचुर मात्रा में पाई जाती है, महाराष्ट्र के इलाकों में, गुजरात के इलाकों में। इसीलिए ना गांधी जी चरखा खादी पे जोर देते थे, क्योंकि गांधी जी भी कहाँ से बिलोंग करते थे? गुजरात से बिलोंग करते थे। तो इन क्षेत्रों में कपास की खेती बहुत जोरदार होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस वजह से ऐसा होता है ना। आइए, इस मृदा में कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम एवं पोटास भी पाया जाता है। यानी काली मृदा में, ब्लैक सॉइल में और क्या क्या चीज पाई जाती है बच्चों? तो कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम और पोटास पाया जाता है, जबकि फास्फोरस न के बराबर पाया जाता है। तो आपको समझ में आ गई होगी कि इसमें किन किन खनिजों की प्रचुरता है, कैल्शियम कार्बोनेट की और मैग्नीशियम एवं पोटास की, जबकि फास्फोरस जो होता है वो बहुत कम मात्रा में पाया जाता है।
इस मिट्टी में तो मैं पहले ही समझा चुका हूं कि कपास सबसे बेहतर उपजता है, लेकिन इसके अलावा और कौन कौन से फसल है जिनका खेती बहुत ही अच्छे तरीके से की जा सकती है, तो आप इन चित्रों के माध्यम से भी देख सकते हो। मैं पिक्चर्स इसलिए लगाया हूं क्योंकि बच्चे पढ़ने, सुनने और देखने, इन सभी माध्यमों का यदि उचित प्रयोग करेंगे तो उनके दिमाग में ये चीजें जो है ना वो बैठ जाएगी, उनको याद करने की कहीं भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाएगी कि मैं इन चीजों को याद करूं। तो मैंने बताया कि यहाँ पे किन चीजों की खेती होती है काली मृदा में, ब्लैक सॉइल में, तो कपास नंबर 1। आप देख सकते हो ये सरसों का खेत लगा हुआ है, यानी कि तिलहन की मैं बात कर रहा हूं। तेल जिन फसलों से तेल निकाला जाता है वे सारे फसल भी बहुत अच्छे यहाँ पे उपजेंगे। केला हो गया, दलहन, ये जो तस्वीर आप लोग स्क्रीन पे देख रहे हो जहाँ पे मेरा अभी पॉइंटर जा रहा है, ये क्या है बच्चों? दलहन है। तो दलहन की खेती भी बहुत अच्छी होती है और इसको तो बतलाने की आवश्यकता नहीं है। ईख, और ये तो टाइम पास मूंगफली, और साथ ही साथ ये हर घर की रसोई में पाया जाने वाला प्याज है ना। तो ये सारी कुछ फसल हैं जिनकी खेती बहुतायत मात्रा में की जाती है। कहाँ पे, कौन सी मृदा में? तो ब्लैक सॉइल में। समझ में आ गया? तो कौन कौन से फसल है तो आप समझ में आ गया होगा। ओके, भारत में यह मिट्टी महाराष्ट्र, गुजरात में बहुतायत मात्रा में, आप ये जो क्षेत्र देख रहे हो यहाँ पे ब्लैक कलर का, तो ये गुजरात का इलाका हो गया है ना, सूरत वगैरह का इलाका, तो यहाँ पे काली मिट्टी पाई जाएगी। साथ ही साथ ये महाराष्ट्र के इलाकों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ में भी कुछ हिस्सों में, आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्सों में, साथ ही साथ हमारा झारखंड में भी, झारखंड के जो राजमहल के क्षेत्र है, झारखंड में जो यहाँ पे संथाल परगना के पास आपका जो राजमहल के पहाड़ी क्षेत्र है, इन क्षेत्रों में भी थोड़ी बहुत मात्रा में काली मृदा पाई जाती है, ब्लैक सॉइल पाई जाती है। इसके अलावा राजस्थान का 2 जिला है, बूंदी और टोंक जिला। देखिए मैं नोट्स में लिखा हूं रेड कलर में, राजस्थान के बूंदी एवं टोंक जिला में भी आंशिक रूप से यह मृदा पाई जाती है। तो इस स्लाइड में हम लोगों ने ब्लैक सॉइल का क्षेत्र भी देख लिया, और मैप के माध्यम से आप समझ सकते हो कि यदि आपके एग्जाम में मैप का वर्क आ जाए कि ब्लैक सॉइल का क्षेत्र दर्शाना है, तो सबसे जो ज्यादा क्षेत्र में पाई जाती है उन क्षेत्रों को हम लोग वहां पे इंडिकेट करेंगे। तो सबसे ज्यादा ये कहाँ पे पाई जाती है? गुजरात और महाराष्ट्र में, गुजरात और महाराष्ट्र में। और साथ ही साथ बच्चों अंगूर की खेती भी, समझ गया ना, अंगूर की खेती के लिए भी काली मिट्टी जो होती है वो बहुत ही फायदेमंद होती है। इसलिए एक और फसल का मैं नाम बतला दिया, इसी वजह से नासिक वगैरह के क्षेत्रों में अंगूर की जोरदार खेती होती है। समझ गया ना? चलिए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लाल मिट्टी या पीली मिट्टी। ये लाल और पीली जो है ना बच्चों, एक ही मिट्टी का नाम है। कहीं कहीं पे इसका रंग जो होता है वो लाल होता है, तो कहीं कहीं पे इसका रंग जो होता है वो पीला होता है। तो इसलिए लाल पीली मिट्टी का निर्माण जो होता है वो ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान के टूटने फूटने से होता है। हम लोगों ने अभी देखा वहां पे कि जो काली मिट्टी का निर्माण हो रहा था, ब्लैक सॉइल का निर्माण हो रहा था, वो बेसाल्ट चट्टान के टूटने फूटने से हो रहा था। ठीक इसी प्रकार से लाल मिट्टी का जो निर्माण हो रहा किससे? ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान के टूटने से, यानी उसके अपक्षयन से, उसके डिग्रेडेशन से इस लाल पीली मिट्टी का निर्माण हो रहा है। और जाहिर सी बात है कि इसका कलर जो होता है वो कैसा होता है? लाल, जैसा कि हम लोग नाम से भी पता चल रहा है। तो लाल कलर होने की सबसे बड़ी मुख्य वजह जो होती है कि इस मिट्टी में हेमेटाइट यानी कि लौह अयस्क जो होता है, हेमेटाइट, जैसा कि आप नोट्स में भी देख रहे होंगे कि इसमें जो है वो कौन सा अयस्क पाया जाता है? हेमेटाइट, है ना। इसमें हेमेटाइट पाया जाता है जो एक लौह अयस्क है ना, लौह अयस्क पाया जाता है, जिसके कारण इसका रंग जो होता है वो कैसा होता है बच्चों? लाल होता है। ठीक है। और जल योजन की क्षमता की वजह से, मतलब कि यदि यह मिट्टी में पानी का स्टोर हो रहा है, पानी रह रहा है,
तो इस वजह से इसका कलर जो है वो कैसा हो जाता है, पीला पड़ जाता है ना। तो ये लाल और पीला जो है वो एक ही मिट्टी है, लाल मिट्टी पीली मिट्टी। हम लोग देखिए ना झारखंड में रहते हैं, जो खेत में जो होता है उसकी मिट्टी जो होती है वो पीली होती है, क्योंकि खेतों में पानी स्टोर रह जाती है। इस वजह से उस मिट्टी का रंग जो होता है वो कैसा हो जाता है, पीला हो जाता है। लेकिन जो टांड होता है, मैदान होता है ना, जिसको हम लोग परती भूमि कह सकते हैं, टांड वगैरह देहात वगैरह में लोग कहते हैं, तो उस मिट्टी का जो रंग होता है वो क्या होता है, लाल होता है ना। जिन मैदानों में आप खेलते कूदते होंगे, सामान्यतः आप झारखंड से बिलोंग करते हैं, तो वहां के ज्यादातर मिट्टियां जो होती है वो लाल मिट्टी है। सबसे ज्यादा झारखंड में लाल मिट्टी ही पाई जाती है। लेकिन झारखंड के जिन खेतों में आपकी माँ चाची धान की खेती करती होगी, वहां उसी क्षेत्र की खेतों में जो मिट्टी पाई जा रही है वो उसका रंग जो होगा वो कैसा होगा, पीला। तो है मिट्टी एक ही, लेकिन उसमें जल योजन के कारण, मतलब वाटर स्टोरेज की वजह से उसका रंग जो है वो कैसा हो गया है, पीला हो गया है। समझ गया ना। तो ये आपका लाल मिट्टी के बारे में मैंने संक्षिप्त में यहाँ पे बतलाया कि लाल मिट्टी में का निर्माण जो है होता है वो कैसे होता है, तो ग्रेनाइट और नीच चट्टान के टूटने फूटने से। इसमें इसका कलर जो है वो लाल क्यों है, तो इसमें क्योंकि लॉ अयस्क हेमेटाइट पाया जाता है। आप खास करके ओडिशा चले जाओ, छत्तीसगढ़ चले जाओ, या फिर आप सिंहभूम चले जाइए, जहां पे गोवा नोआ मुंडी का क्षेत्र है, जहां हमारे यहाँ भी लौ अयस्क पाए जाते हैं, तो वहां की मिट्टी में को आप देखोगे तो वहां की मिट्टी जो है वो बिल्कुल एकदम लाल मिलेगी। क्यों? क्योंकि उसमें और भी ज्यादा लौ अयस्क की प्रचुरता है। ठीक है, आइए। इस मिट्टी में सर्वाधिक क्या पाया जाता है, आयरन पाया जाता है। मैं पहले ही बताया कि इस मिट्टी में सबसे ज्यादा जो है वो क्या पाया जाता है बच्चों, आयरन पाया जाता है ना। इस मिट्टी में सर्वाधिक आयरन पाया जाता है, जबकि नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो मध्यम पाया जाता है। नाइट्रोजन और फास्फोरस जो है वो कैसा होता है, मध्यम, यानी सबसे ज्यादा क्या है, आयरन, इसीलिए तो इसका कलर लाल है। ठीक है। और इस मिट्टी की प्रकृति जो होती है वो कैसी होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है। मैं पिछले क्लास के वीडियो में भी जो 10 क्लास का फर्स्ट चैप्टर हिस्ट्री बनाया हूं, उसमें मृदा और मृदा के प्रकार पे जो मैं वीडियो बनाया था, उसमें बताया था कि मृदा का जो पीएच वैल्यू होता है वो कैसा होता है। 7 से कम यदि है उसका पीएच वैल्यू, तो वो कैसी होगी, अम्लीय होगी, यानी कि एसिडिक होगी। और उसकी एसिडिटी को दूर करने के लिए, उसकी अम्लता को दूर करने के लिए सामान्यतः क्या मिलाया जाता है, चूना मिलाया जाता है। इसीलिए मैं बताया था कि मम्मी लोग को देखता होगा कि क्या करती होगी, टोकरी का टोकरी भर के राख वगैरह को खेत बाड़ी में जाके फेंक देती है। क्यों? क्योंकि उस राख में क्या पाया जाता है, पोटास पाया जाता है, और पोटास में भी एक प्रकार का क्या है, चूना का अंश होता है। समझ गए ना, जो उसकी अम्लता को दूर कर देती है। आइए अब हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें कौन कौन से फसल उपजते हैं। तो इसमें सामान्यतः बच्चों कौन कौन से फसल उपजते हैं, तो दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की खेती होती है। आप झारखंड में रहते होंगे तो देखते होंगे कि मकई, मड़ुआ, रहड़, ये सब हम लोग खूब उपजाते हैं, है ना। तो ये सामान्यतः बच्चों इसमें किन किन चीजों की खेती की जाती है, दलहन, तिलहन और मोटे अनाज की। लेकिन क्या है कि रासायनिक उर्वरकों वगैरह का प्रयोग करके अन्य चीजों की भी खेती कुछ हद तक की जाती है। लेकिन मुख्यतः इसमें उपजने वाला जो फसल होता है वो कौन सा होता है, तो मोटे अनाज। ठीक है। दलहन तिलहन भी, तो दलहन में आपका रहड़ वगैरह हम लोग बारी में खेत उत में जो परती टाण होता है उसमें हम लोग रहड़ लगा देते हैं ना, तो वो दलहन में आ गया। तिलहन में भी हम लोग कुछ कुछ लगा देते हैं। तो ये सारी चीजें इसमें होती है। भारत में यह मिट्टी, अब कहोगे कि भारत में यह मिट्टी कहाँ है, तो मैंने बताया उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश में। ठीक है। सबसे ज्यादा कहाँ पे, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश। आप यहाँ पे ये जो इंडिया का मैप देख रहे हो, तो ये आपका जो ये पूरा बेल्ट आपको दिख रहा है, ये कौन सा बेल्ट दिख रहा है, उड़ीसा का, जहाँ पे मेरा ये रेड कलर का आपका कर्सर चल रहा
है ना, पॉइंटर लोकेट कर रहा है। ये पूरा इलाका किसका है, उड़ीसा का हो गया, छत्तीसगढ़ का हो गया, ये झारखंड का हो गया, और इधर का जो पार्ट हो गया वो मध्य प्रदेश का इलाका हो गया। साथ ही साथ तमिलनाडु, है ना, यहाँ पे देखिए पॉइंटर के पास, ये आपका तमिलनाडु हो गया, कर्नाटका का कुछ भाग हो गया, और महाराष्ट्र के कुछ क्षेत्रों में भी आंशिक रूप से यह मृदा पाई जाती है। ओके, आइए अब हम लोग बात करने जा रहे हैं लैटेराइट मिट्टी की। तो लैटेराइट मिट्टी जो है बच्चों, इसको समझते हैं, पहले इसके शाब्दिक अर्थ को हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। तो लैटेराइट शब्द ही जो है ना, वो ग्रीक भाषा के, कौन सी भाषा के बच्चों, ग्रीक भाषा के लेटर शब्द से बना है। ठीक है, ये ग्रीक भाषा का एक शब्द है, ठीक है, लेटर, और लेटर से ही ये शब्द बना है लैटेराइट। और इसका अर्थ क्या होता है, ईंट। समझ गए, लैटर शब्द का ग्रीक भाषा में जो अर्थ होता है, मीनिंग होता है, वो क्या होता है, ईंट होता है। इसी वजह से इस मिट्टी का रंग जो होता है ना, वो बिल्कुल कैसा होता है, ईंटा के समान लाल होता है। जैसे आप लोग गांव देहात में देखते होंगे कि लोग ईंटा पाड़ते रहते हैं, है ना, मजदूर लोग, तो वो उस ईंट का जो पका हुआ ईंट होता है मिट्टी वाला, उसका कलर कैसा होता है, जिस तरह से रेडिश कलर होता है, रेडनेस होती है उसमें, ठीक उसी प्रकार से ये लैटेराइट मिट्टी का भी कलर होता है। ठीक है, अब कहोगे कि यह मिट्टी जो है वो कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे ये पाई जाती है, तो यह मिट्टी सामान्यतः उसी क्षेत्र में पाया जाएगा जहां पे अत्यधिक गर्मी, है ना, और खूब वर्षा होगी। वही मैं यहाँ पे लिखा हूं कि जिन क्षेत्रों में अत्यधिक गर्मी एवं अत्यधिक वर्षा होती है, वहीं पर इस मृदा का निर्माण जो है वो निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। तो आप समझ में आ गया होगा कि लैटेराइट मिट्टी का निर्माण किस प्रोसेस के द्वारा होता है बच्चों, तो निच्छालन प्रोसेस के द्वारा होता है, निच्छालन प्रक्रिया के द्वारा होता है। ओके, और किन क्षेत्रों में ये लैटेराइट मिट्टी पाई जाएगी, तो सामान्यतः दो ही बात याद रखना, जिन क्षेत्रों में बहुत ज्यादा गर्मी, यानी हाई टेम्परेचर एंड हाई रेनफॉल, ठीक है, हाई रेनफॉल एंड हाई टेम्परेचर, वहीं पर लैटेराइट मिट्टी का ये बेल्ट रहेगा। ओके, अब देख, समझने की बात है कि जब इस मिट्टी का निर्माण ही जो होता है वो हाई टेम्परेचर, यानी हाई टेम्परेचर वाले क्षेत्रों में होती है, तो जब टेम्परेचर अत्यधिक रहेगा तो इसमें क्या कोई जीवाश्म पाया जा सकता है क्या, बिल्कुल नहीं। जब टेम्परेचर बहुत ज्यादा रहेगा तो जो छोटे मोटे जीव जंतु रहेंगे वो तो यूं ही समाप्त हो जाएंगे, मर जाएंगे, तो इसमें जीवाश्म जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं, जिसकी वजह से यह मिट्टी उपजाऊ बहुत कम होती है। यानी लैटेराइट मिट्टी भी बहुत कम उपजाऊ होती है, परंतु मैंने बताया ना कि रसायन वगैरह का यूज करके इस मिट्टी में भी बहुत सारी चीजों की खेती की जा सकती है। और हाँ, इसमें जिन चीजों की खेती की जाती है वो बहुत ही कीमती चीजें भी है, समझ गया ना, ऐसे वैसे चीजों का इसमें उत्पादन नहीं होता है तो हालांकि बहुत कम फर्टाइल, बहुत कम उपजाऊ है, लेकिन जो चीजें उपजती है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है वो बच्चों, और काफी वो कॉस्टली भी होते हैं, काफी महंगे भी होते हैं। तो आप जानना चाह रहे हो कि वो कौन कौन सी चीजें हैं जो लैटेराइट मिट्टी में जिनकी खेती की जाती है, तो बस आ जाइए देख लीजिए, आप तो समझ में आ गया होगा। ये तो आपके किचन का क्या है, मसाले, विभिन्न प्रकार के मसाले, तो आप सही समझ पा रहे हो कि लैटेराइट मिट्टी में कौन सी चीजों का खेती की जाती है, तो मसालों की खेती की जाती है। और ये गर्मा गर्म कॉफी हो गया है ना, तो ये कॉफी के लिए भी सबसे बेहतरीन मृदा होती है, साथ ही साथ चाय के लिए भी, ठीक है, चाय और कॉफी दोनों के लिए लैटेराइट मिट्टी सबसे बेस्ट है। और इसको देख के तो हर बच्चों के मुंह में भी हो सकता है पानी आ रहा होगा, ये क्या है बच्चों, काजू, तो काजू भी आपका लैटेराइट मिट्टी का ये फसल है। तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि लैटेराइट मिट्टी में किन किन फसलों की खेती की जाती है, तो मसाले हो गए, चाय हो गए, कॉफी हो गए, और काजू की खेती है ना। कहोगे सर ये इतना इंपॉर्टेंट मिट्टी है तो आखिर है कहाँ, क्या झारखंड में है क्या, तो बिल्कुल है बच्चों, लातेहार चले जाओ, है ना, लातेहार में नेतरहाट के का जो क्षेत्र है ना, झारखंड में लातेहार डिस्ट्रिक्ट और नेतरहाट, वहां पे एक जगह है, बहुत ही फेमस जगह है, नेतरहाट विद्यालय भी वहां पे है ना।
तो वहाँ पर भी आपको लैटेराइट मिट्टी मिल जाएगी। साथ ही साथ कहाँ पे, भारत के केरला में, ठीक है, केरल में भी, कर्नाटक में भी और आसाम और मेघालय में यह मिट्टी पाई जाती है। तो आज का ये क्लास हम लोग बच्चों यहीं पे समाप्त करते हैं और इसी के साथ ही जो है वो आपका क्लास 10 का ज्योग्राफी फर्स्ट चैप्टर का जितने भी मुख्य बातें थी मैंने इन वीडियोज में और पिछले के वीडियो में हम लोगों ने डिस्कशन कर लिया। बाकी जो छोटी मोटी बातें हैं वो आप खुद से भी उन चीज़ों को पढ़कर समझ सकते हैं। आई होप आपको सारी बातें जो है वो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गई होगी। यदि आपको हमारा क्लास वाकई में अच्छा लग रहा है तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जाते जाते एक बार फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि प्लीज़ सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए और लाइक बटन को दबाते हुए अपने दोस्तों के साथ भी हमारे वीडियोस को शेयर कीजिए। और आपको पीडीएफ चाहिए तो वह दिए गए नंबर पे आप मुझसे व्हाट्सएप करके फ्री में पीडीएफ प्राप्त कर सकते हो बच्चों। ठीक है, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।